राजकीय महाविद्यालय बीदासर और राजकीय महाविद्यालय राजल देसर की ई कंटेंट श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में बात कर रहे हैं। इसके पहले पार्ट में हमने देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की बात की। कुल 5 सिद्धांत हैं, जैसा कि हम पहले वीडियो में बात भी कर चुके हैं। तो अब हम इसी क्रम में राज्य की उत्पत्ति के दूसरे सिद्धांत शक्ति सिद्धांत इसकी बात करेंगे। शक्ति सिद्धांत, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम कई बार सुनते हैं कि शक्ति के बिना राज्य का संचालन बहुत मुश्किल है, सिवाय अराजकतावादी जो विचारक हैं उनके। सभी विचारक, सभी विद्वान शक्ति को राज्य का मूलभूत अंग स्वीकार करते हैं। इसी क्रम में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों में दूसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है वो शक्ति या बल प्रयोग सिद्धांत आता है। इस सिद्धांत का सीधा सा हम अर्थ निकाल सकते हैं कि प्राचीन समय में जो शक्तिशाली था उसने दूसरों पर राज करना शुरू कर दिया, प्रशासन करना शुरू कर किया, और धीरे धीरे शक्ति के बल पर उसको कायम रखा गया। यानी राज्य का निर्माण भी शक्ति के बल पे हुआ है और उसे कायम रखना भी शक्ति का ही कार्य है। शक्ति के बल पे ही उसे कायम रखा जाता है। न्यूनाधिक रूप से ये तथ्य सही है कि शक्ति के बिना राज्य की उत्पत्ति और राज्य का विकास संभव नहीं है। इसके प्रमुख जो समर्थक विद्वान है डेविड ह्यूम, इजेंक्स, ओपेनहाइमर और गुप्लोविच, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये इसके कुछ समर्थक विद्वान हैं जिन्होंने शक्ति सिद्धांत का मजबूती से समर्थन किया है। शक्ति धारक ने शक्तिहीनों को दास बनाकर राज्य का निर्माण किया। स्पेन, इंग्लैंड, अरब देश, इन सब के इतिहास में हम ये देख सकते हैं, इसके प्रमाण हमें पुख्ता रूप से मिलते हैं कि शक्ति के आधार पर यहाँ पे राज्य का निर्माण हुआ। भारत में भी शक्ति को दंड शक्ति के रूप में जाना जाता था और कानून व्यवस्था बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को विभिन्न विचारकों ने स्वीकार किया है। तो कुल मिला के यह कहना गलत नहीं होगा कि शक्ति सिद्धांत का समर्थन संपूर्ण विश्व भर के अलग अलग विद्वानों ने किया है। लेकिन प्रश्न शक्ति का राज्य के लिए महत्वपूर्ण होना नहीं है। क्या केवल शक्ति के बल पे ही राज्य का निर्माण हुआ? इस प्रश्न को लेकर अलग अलग विद्वानों के बीच में मत विभिन्न हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब अगले क्रम में हम देखते हैं शक्ति सिद्धांत की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता है कि बल के आधार पे, बल प्रयोग के आधार पे राज्य की उत्पत्ति हुई है। जिसके पास बल था उसने दूसरों को अपने अधीन किया और खुद को शासक घोषित कर दिया, राजा घोषित कर दिया। युद्ध राज्य के उद्भव एवं विकास का अनिवार्य अंग है। तो इसका दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु निकलता है कि जब शक्ति के आधार पे ही राज्य बन रहा है तो उसके लिए युद्ध करना अनिवार्य है। युद्ध से ही राज्य का उद्गम और विकास होता है, क्योंकि शक्ति का प्रदर्शन युद्ध में होता है। तीसरा, इंग्लैंड, स्पेन, अरब देशों का उदाहरण इसे आंशिक रूप से पुष्ट करते हैं। हालांकि 100% हम इसकी पुष्टि उदाहरणों से नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मात्रा में हमें इतिहास में ऐसे प्रमाण मिले हैं कि हाँ, शक्ति के आधार पर राज्यों का निर्माण और विकास हुआ है। चरवाहा व कृषक जातियों में प्रारंभिक संघर्ष की अवधारणा इसमें आती है कि कुछ जातियां थी जो चरवाहा थी, पशुओं को चराती थी, और कुछ कृषक थी। अब चरवाहा जातियां हष्ट पुष्ट थी, शारीरिक रूप से बलशाली थी, तो उन्होंने आगामी समय में क्या किया, जो कृषक जातियां थी उन पे हमला किया और कब्जा कर लिया, क्योंकि शक्ति जिनके पास ज़्यादा थी वो जीत गए। और धीरे धीरे चरवाहा जातियां शासक बन गई और कृषक जातियां उनके दास, उनके सेवक, उनकी प्रजा बन गई। अब अगर हम इसी क्रम में आगे चलते हैं तो शक्ति सिद्धांत की कुछ हमें कमियां भी दिखाई देती हैं। कौन कौन सी कमियां हैं देखिए। शक्ति सिद्धांत की आलोचना अगर हम करें तो सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि मनुष्य के अंदर केवल शक्ति ही एकमात्र तत्व नहीं है। मनुष्य की बहुत सारी शाश्वत प्रवृत्तियां हैं, दया, धर्म, शांति, सहयोग, इन सब का ये विरोध करता है, क्योंकि ये तो एकमात्र शक्ति को ही आधारभूत मानता है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता।
राज्य का निर्माण, समाज का निर्माण विभिन्न तत्वों से मिलकर हो सकता है। दया, धर्म, शांति, सहयोग, सद्भाव। केवल शक्ति ही एकमात्र अंग नहीं हो सकता, क्योंकि अगर शक्ति ही होता तो फिर जो शासक थे उनके बीच में भी शक्ति के लिए संघर्ष होता रहता, और प्रत्येक समय जब लड़ाई झगड़ा युद्ध होता, तो वर्तमान जो हम राज्यों का विकास क्रम देख रहे हैं, ऐसा विकास क्रम कभी भी संभव नहीं होता। संगीत, कला, वाणिज्य, उद्योग, इनके लिए वक्त कहाँ मिलता। तो इस कारण से हम पूर्ण रूप से इसको स्वीकार नहीं कर सकते कि केवल शक्ति के आधार पर राज्य का निर्माण हुआ। दूसरा, यह इतिहास में पूर्ण रूप से पुष्ट नहीं है। हालांकि इसके कुछ तथ्य मिलते हैं हमें इतिहास में, लेकिन पूर्ण रूप से ऐसा कोई तथ्य हमारे सामने नहीं है कि केवल युद्ध के कारण ही सभी स्थानों पर राज्य का निर्माण और विकास हुआ। लोकतांत्रिक विचारधारा के बिल्कुल ये विपरीत है, क्योंकि शक्ति और लोकतंत्र ये एक दूसरे से मेल नहीं खाते। अगर शक्ति के आधार पर राज्य का निर्माण होना है तो जनता को वोट का अधिकार देने का मतलब क्या? आम जनता के पास कौन सी शक्ति? लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि मत की शक्ति के द्वारा वो बाकी सारी शक्तियों को ध्वस्त कर चुके हैं। तो केवल शारीरिक बल, युद्ध, इनके आधार पर राज्य के निर्माण की अवधारणा लोकतांत्रिक युग में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। शक्ति व बल प्रयोग राज्य के स्थायी तत्व नहीं है। हाँ, एक बार आप राज्य का निर्माण शक्ति के आधार पर कर सकते हैं, लेकिन उसे बरकरार रखने के लिए वेद्यता जरूरी है, और वेद्यता की प्राप्ति केवल शक्ति से नहीं हो सकती। अगर आप केवल शक्ति के द्वारा राज्य का निर्माण करेंगे तो थोड़े समय बाद में क्रांति होगी और आपका राज्य चला जाएगा। इतिहास गवाह है, बहुत से राजवंशों में जब अयोग्य व्यक्तियों ने गलत तरीके से राजपद हथियाया तो जनता विरोध में उतारू हो गई। सामंतों ने, उसके जो विभिन्न सरदार थे, उन्होंने विरोध कर उस व्यक्ति को सत्ता से पदच्युत कर दिया। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि केवल शक्ति का प्रयोग ही एकमात्र तत्व नहीं है। हाँ, राज्य के